सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष इतिहास की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी आधारित कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के एमसीक्यू आधारित प्रश्न। इससे पहले हम सभी पाठों के एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर चुके हैं आपको। प्लेलिस्ट में आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये वीडियोस वहाँ पर लाभदायक होने वाली हैं जहाँ पर भी सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। ठीक है, जीके जीएस जहाँ भी आपका पूछा जा रहा है वहाँ पर ये लाभदायक होने वाली हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो कोई भी। ठीक है, जैसे DSSB का कोई एग्ज़ाम हो या KVS का एग्ज़ाम हो या अभी EMRS का एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का निकला हुआ है वहाँ का एग्ज़ाम हो, या फिर SSC का कोई एग्ज़ाम हो, GD का एग्ज़ाम हो, MTS का हो या दिल्ली पुलिस का हो या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, अगर वहाँ पर नेशनल लेवल पर जीके और जीएस आ रही है या इंटरनेशनल लेवल पे आ रही है तो वहाँ पर जो है ये सामान्य ज्ञान आपके लिए लाभदायक होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है और किसी भी एग्ज़ाम को आप देखेंगे तो उसका बेस एनसीईआरटी रहते ही रहता है। बाकी का ज्ञान मैं ये नहीं कहता कि बुरा है या काम नहीं आता है, लेकिन अगर आपका एनसीईआरटी का बेस कमज़ोर है, मजबूत नहीं है, तो आप मार खा जाएंगे। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम निकलने से रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका बेस मजबूत नहीं है। तो बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी को कवर करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, वर्तमान संदर्भ में। ठीक है, तो इससे पहले हम सभी पाठों का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। टू द पॉइंट चीज़ें हमने चर्चा की हैं। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी आधारित कक्षा 6 का एमसीक्यू। ठीक है, ये सेट 1 है। ठीक, अभी इसका सेट 2 भी आएगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक थी, इसलिए 2 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। आज आप पहला पार्ट देखने जा रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी का आपको प्रोवाइड किया गया है, पॉलिटिकल साइंस का भी आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और एक बात और, अगर आप सीटेट पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएसटी है पेपर सेकंड में आपका, वहाँ आपका 60 मार्क्स का एसएसटी देखने को मिलता है, जिसमें आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है और पॉलिटिकल साइंस आता है। ठीक है, टोटल 60 मार्क्स का आता है। तो उनके लिए ये सीरीज़ रामबाण होने वाली है। ठीक है, यहाँ से आपको टू द पॉइंट चीज़ें देखने को वहाँ पर मिलेंगी। सामान्य ज्ञान में तो आएंगी ही ये चीज़ें, कहीं भी आप जीके और जीएस जहाँ भी जीके का पार्ट आ रहा है वहाँ तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन स्पेशली सीटेट के लिए तो ये एकदम बेहतरीन चीज़ होने वाली है। अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाते हैं और रिवाइज करके जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न यहाँ से छूटने की संभावना है, क्योंकि बड़े ही डीप एनालिसिस के साथ ये प्रश्नों की सीरीज़ तैयार की गई है। पूरा का पूरा बेस इसका एनसीईआरटी ही है। ठीक है, बाहर से कोई प्रश्न नहीं है, पूरा का पूरा जो प्रश्न की सीरीज़ यहाँ पे तैयार की गई है वो एनसीईआरटी ही है। ठीक है जी, तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, ये है देखिए आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 6 हिस्ट्री एमसीक्यू सेट 1। ठीक है, इसका एक और पार्ट आएगा। ठीक है, जो कि संभवतः जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें हमने 50 प्रश्नों की सीरीज़ रखी है, जैसे कि हमने पहले भी ज्योग्राफी में भी, भूगोल की कक्षा में भी 50 प्रश्नों की सीरीज़ रखी थी। ठीक है, सेट 1 सेट 2 में 50-50 प्रश्नों की। ठीक है, 1 आवर टाइमिंग है, बाकी आप अपने अनुसार देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न इसको सेट कर लेते हैं पहले। ओके, पहला प्रश्न देखेंगे। मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों को किस क्षेत्र में उपजाना प्रारंभ किया? विकल्प 1 है सुलेमान और किर्थक की पहाड़ी क्षेत्रों में। दूसरा ऑप्शन है मध्य भारत की विंध्याचल की पहाड़ी क्षेत्रों में। तीसरा ऑप्शन है आपका गारो की पहाड़ी क्षेत्रों में। चौथा ऑप्शन है आपका दक्षिण भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में। क्या है सही उत्तर? देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाना प्रारंभ किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में। ठीक है, चलिए इसका क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका पहला, सुलेमान और किर्थर की पहाड़ी क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? सुलेमान और किर्थर की पहाड़ी क्षेत्रों में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये किस क्षेत्र में स्थित है तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम आप क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है जी, एक ये चीज़ हो गई इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको गारो की पहाड़ी क्षेत्रों में, ये ऑप्शन दे रखा है ना यहाँ पर, ये उत्तर पूर्व में है। ठीक है, ये उत्तर पूर्व में है गारो की पहाड़ियाँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर भी कृषि का विकास हुआ है और यहाँ पर मानव ने चावल उगाए थे सबसे पहले। क्या? चावल।
ठीक है, जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर ये प्रश्न बनाया है गेहूँ तथा जौ का, अगर चावल का क्वेश्चन आ जाए तो आपको गारो की पहाड़ी लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, और ये उत्तर पूर्व में है। ठीक, चलिए, आशा है चीज़ें समझ में आ रही होंगी, टू द पॉइंट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किस नदी के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए सारी चुनिंदा प्रश्न है, ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है इसका ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी, तीसरा ऑप्शन है सोन नदी, और चौथा ऑप्शन है आपका गोदावरी नदी। जी हाँ, किस नदी के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? कुछ लोगों के उत्तर हो सकते हैं गंगा नदी, जो कि बिल्कुल गलत होगा, गंगा नदी नहीं है। जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका सोन नदी। ठीक है, सोन नदी बिल्कुल सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। ठीक है, कि मगध जो है वो किस नदी के किनारे बसा था, इस हिसाब से भी। ठीक है, चलिए, तीसरा प्रश्न देखेंगे, भरत नाम का प्रयोग भारत के किस भाग में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? प्राचीन समय में भरत नाम का प्रयोग एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा है कि किस भाग में रहते थे ये लोग, ठीक, जिनके लिए भरत नाम का प्रयोग करते थे पहले। ऑप्शन है आपका पहला दक्षिण पूर्व, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व, चौथा ऑप्शन है आपका दक्षिण पश्चिम। क्या सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, भरत नाम का प्रयोग भारत के उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। जस्ट वन सेकेंड, इसको फिट कर लेते हैं पहले हम। अगला प्रश्न देखेंगे, पुराने समय में पांडुलिपियाँ डैश पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी? किस पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी पांडुलिपियाँ? देखिए, पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? पांडुलिपियाँ देखिए, जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है, पुराने समय में। पहले आज क्या हो गया, आज तो आपके पास प्रिंटर है भाई, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, आपने टाइप किया, फटाफट प्रिंट आउट निकाल लिया, हो गया काम। लेकिन पहले ये फैसिलिटीज़ तो नहीं थी, है ना, पहले पुस्तकें हाथ से ही लिखी जाती थी। ठीक है, तो उन्हें ही पांडुलिपि कहा जाता था। और पांडुलिपि जो शब्द है ना, वो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, उसका हिंदी रूपांतरण है, ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और ये लैटिन भाषा के मेन्यू से बना है। ठीक है, लैटिन भाषा के मेन्यू से बना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, जिसका अर्थ होता है हाथ। ठीक है, मेन्यू यानी हाथ, हाथ से लिखी गई। ठीक है जी, इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए वापस से आते हैं, तो ये पेड़ पूछा गया है, किस पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी पुराने समय में पांडुलिपियाँ? जी हाँ, ऑप्शन है आपके खेजड़ी, बुर्ज, रोहिडा, भूर्ज। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका भूर्ज। भापे बड़ों की मात्रा जा और जा पे ऊपर वाला र, भूर्ज। ठीक है। चलिए, ये जो पांडुलिपियाँ हैं ना, प्राय ये जो पेड़ है ये प्राय हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता था। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, रोसेट्टा नामक स्थान किस देश में है जहाँ से एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में मिला है? एक ही लेख, ठीक है, 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में मिला है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया भी हुआ एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसलिए डाटा एक ही बार में आप ज़्यादा याद कर पाएँ, देखिए इसलिए मैंने स्थान भी दे रखा है। ठीक है, स्थान से लिखा है, और 3 भिन्न भिन्न भाषाओं, ये इसको भी ऐड ऑन किया मैंने इसमें, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब स्थान क्या है? मिस्र पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, रोसेट्टा नामक स्थान है, 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में यहाँ से लेख मिले हैं और लिपियों में। ठीक है जी, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका मिस्र। ठीक है, रोसेट्टा नामक स्थान कहाँ पर है? ये मिस्र में है। ठीक है, और यहीं से ही एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके याद कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है,
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? नर्मदा नदी। ऑप्शन है आपके राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, नर्मदा नदी की बात हो रही है। क्या है उद्गम स्थल इसका? चलिए, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में भी अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगर स्थान पूछ ले तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में ये स्थान है। ठीक है, चलिए, आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे चलेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह किस जानवर का जंगली पूर्वज था? ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है गाय का जंगली पूर्वज, दूसरा ऑप्शन है कुत्ते का जंगली पूर्वज, तीसरा ऑप्शन है आपका बिल्ली का जंगली पूर्वज, और चौथा ऑप्शन है आपका भैंस का जंगली पूर्वज। सबसे पहले मनुष्य ने किस जंगली जानवर को पालतू बनाया और वो किस जानवर का जंगली पूर्वज था, ये आपका प्रश्न है सीधा सीधा। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर है जिसने वीडियोस देखी हुई हैं कंटेंट वाली। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कंटेंट वाली तो ज़रूर जाके देखिए, वहाँ टू द पॉइंट चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, और उसी पर आधारित MCQ सीरीज़ चलाई जा रही है। ठीक, अगर आप उसको देख लेंगे और एक बार इसको रिवाइज़ कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं और से आपको NCERT SST हिस्ट्री का पढ़ने की कहीं ज़रूरत है ना। टू द पॉइंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और उसी के आधार पर ये रिवीजन सीरीज़ आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है ना। चलिए, तो इसका सही उत्तर है आपका दूसरा वाला, कुत्ते का जंगली पूर्वज। मनुष्य ने जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया सबसे पहले वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था, याद रखिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, बुर्ज होम नामक स्थान पर लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गड्ढों के नीचे क्या बना रहे हैं? घर बना रहे हैं, उनको क्या कहा जाता था, ये आपका प्रश्न है। क्या है सही उत्तर? ऑप्शन आपके प्रवास, महिवास, अधिवास, गर्तवास। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका गर्तवास। क्या है? गर्तवास। ठीक है, गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, ठीक, उनको क्या कहते थे? गर्तवास, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं बताता चलूँ, बुर्ज होम जो नामक स्थान है ये आपका कश्मीर में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, कश्मीर में है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न, कलर चेंज कर लें? जी हाँ, ये कलर अच्छा रहेगा शायद, है ना। चलिए, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा स्थान कौन सा था? ठीक है, जिस ओर से ईरान जाते थे, ठीक है, उस तरफ एक हरा भरा स्थान था। ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता था? ये आपका सीधा सीधा प्रश्न पूछा है। क्या है सही उत्तर? ऑप्शन देखिए आपके समक्ष ये रहे। पहला ऑप्शन है मेहरगढ़, दूसरा ऑप्शन है महेंद्रगढ़, तीसरा ऑप्शन है जूनागढ़, और चौथा ऑप्शन है आपका बल्लभगढ़। क्या है सही उत्तर? यहाँ से देखिए तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीज़ें? पहली बात ये कि ये हरा भरा स्थान था, ठीक है, और ये ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बुलंद दर्रे के पास था। ठीक है, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मेहरगढ़ से। ठीक है, चलिए, इसका सही उत्तर है मेहरगढ़। ठीक है, क्या है? मेहरगढ़, हरा भरा स्थान मेहरगढ़। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम की साइड पड़ेगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बाकी आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अच्छा, मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ठीक है, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी देखा है अभी पीछे उत्तर पश्चिम की ओर, है ना। यहाँ चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें भी मिली हैं जिसमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, और एक कब्र में एक मृतक के साथ तो एक बकरी को भी दफनाया गया था। ठीक है, ये सब यहाँ से मिला है मेहरगढ़ से। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं, तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पता होने चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका दावजली हेडिंग। क्या नाम है? दावजली हेडिंग
नामक स्थान जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन है आपके त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय। क्या है सही उत्तर? दावजली हेडिंग। और क्यों प्रसिद्ध है ये? जी हाँ, चलिए, ये है आपका असम में। कहाँ पर है? असम में है दावजली हेडिंग नामक स्थान। ठीक है, और ये क्यों प्रसिद्ध है? यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। ठीक है, यहाँ से काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी मिले हैं। ठीक, काष्ठाश्म क्या होते हैं? काष्ठाश्म, ठीक है, ये होता है काष्ठाश्म। ये क्या होते हैं? ठीक है, ये होते हैं बहुत प्राचीन लकड़ी जो होती है, ठीक है, जो सख्त होकर पत्थर बन जाती है, एकदम एकदम कड़क। ठीक है, एकदम हार्ड लकड़ी जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला प्रश्न, टू द पॉइंट चीज़ें ये देखने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप कंटेंट वीडियो ज़रूर जाके देखिए, चैप्टर वाइज वहाँ मैंने अच्छे से कराया हुआ है सब। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मानव इतिहास की लगभग 99% घटनाएं तथा आग का आविष्कार किस काल के दौरान घटित हुई? कहने का तात्पर्य ये है, मानव इतिहास की लगभग आधी से ज़्यादा क्या लगभग पूरी ही घटनाएं, 99% घटनाएं का मतलब समझ सकते हैं आप। ठीक है, तथा आग का आविष्कार किस काल के दौरान घटित हुई? ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन है आपके, अच्छा यहाँ का क्वेश्चन है इस टाइप से बन जाता है कई कबार कि आग का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ है ना, तो भी ध्यान रखना है आपको। चलिए फिलहाल पहला ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है पुरापाषाण काल, तीसरा ऑप्शन है नवपाषाण काल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका पुरापाषाण काल। क्या है? पुरापाषाण काल। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि काल विभाजन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, और कैसे हुआ है। अगर आपने कंटेंट वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। ठीक है, पुरापाषाण 3 कालों में हमारा पूरा जो इतिहास है वो विभाजित है। सबसे पहला है पुरापाषाण काल, मैं बताता चलूँ। ठीक है, और दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका नवपाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांट के मैंने बताया हुआ है। ठीक है, पूर्व पुरापाषाण काल पहला है, फिर मध्य पुरापाषाण काल, फिर उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, इस हिसाब से है, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप कंटेंट वीडियो जाके वहाँ देख सकते हैं। और किस काल की क्या विशेषताएँ रही हैं, क्या विशेषताएँ रही हैं, ठीक है, और क्या फेमस रहा है उस समय में, सब बताया हुआ है। ठीक, फिलहाल इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पुरापाषाण काल। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ठीक है, ये देखिए, ये 2 प्रश्न ज़रूर बनते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहिए का आविष्कार आपसे डायरेक्टली पूछा है किस काल में हुआ? पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है मध्यपाषाण काल और चौथा ऑप्शन है आपका नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार पूछा गया है आपसे किस काल में हुआ है, किस काल के दौरान पहिया विकसित हो गया था? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका नवपाषाण काल। ठीक है, क्या है? नवपाषाण काल इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलें। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, फिट कर लेते हैं इसको। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, भीमबेटका से गुफा चित्रकारी के सबूत मिले हैं, यह स्थान किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कई बार डायरेक्ट आया हुआ है। भीमबेटका से गुफा चित्रकारी के सबूत मिले हैं और यह स्थान किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है आपका, जस्ट 1 सेकेंड, करो चेंज कर लेते हैं। जी हाँ, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है जी, भीमबेटका नामक स्थान मध्य प्रदेश में है, जहाँ से क्या मिले हैं? गुफा चित्रकारी के सबूत मिले हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न, किस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे जिन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था? यहाँ पे पाषाण की जगह भाषण हो गया है। ठीक है, वो ह्यूमन एरर है तो उसको नेगलेक्ट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, यहाँ देखिए एरर भी ऐसे ऐसे हो जाते हैं ना, देखिए
लघु भाषण हो गया है, इसको पाषाण कर लीजिएगा भाई, ठीक है। लघु, जस्ट 1 सेकेंड, पाषाण, ठीक है। चलिए, ह्यूमन एरर है भाई, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। किस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था, ठीक है। पाषाण औजार, पाषाण होता है आपका पत्थर, ठीक है, पत्थर के बने औजार, क्लियर है। पत्थर के बने औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और जिन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। किस काल के दौरान, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन है आपके पुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए माइक्रोलिथ है ना, माइक्रोलिथ युग भी कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर है आपका मध्य पाषाण काल। क्या है सही उत्तर? मध्य पाषाण काल, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक सेकेंड इसको थोड़ा ना बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से और क्लियरली विजिबल हो जाए आप लोगों को। जस्ट 1 सेकेंड, ओके। चलिए, भारत में शुतुरमुर्ग किस युग के दौरान होते थे? शुतुरमुर्ग पूछा गया है, किस युग के दौरान देखने को मिल जाते थे? ऑप्शन से आपके नवपाषाण युग, पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, इनमें से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर? शुतुरमुर्ग, जी हाँ। अरे वाह, कलर के तो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे, है ना, हमें तो पता ही नहीं था। चलिए ठीक है, ओके डन, ओके। चलिए, तो भारत में शुतुरमुर्ग किस युग के दौरान होते थे? जी हाँ, सही उत्तर है इसका पुरा पाषाण युग, ठीक है। किस युग के दौरान होते थे? पुरा पाषाण युग, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो भाई वापस रेड आ जाओ, क्योंकि ब्लैक ब्लैक यहाँ मिस मैच हो जा रहा है ना। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। अगला प्रश्न, ऑप्शन से आपके मध्ययुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता, अयस्कयुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता था, ये है आपका प्रश्न। ऑप्शन मैंने बता दिए, उत्तर बताइए, सोचिए, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही, कांस्य युगीन सभ्यता इसका सही उत्तर है। क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता था, कोई बताएगा? जी हाँ, यह वही सभ्यता थी जिसने ब्रॉन्ज और टिन को मिला के कांस्य बनाया था, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है जी, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न। कलर अच्छा से ले लें और देखते हैं, देखिए कितने कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, अरे वाह। चलिए एक बार ये लेके देखते हैं, है ना, ओके डन। चलिए, महान स्नानागार किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन से आपके मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हनुमानगढ़। क्या है सही उत्तर? महान स्नानागार किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका मोहनजोदड़ो। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? महान स्नानागार, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। हड़प्पा सभ्यता के लोग डैश से मोहरे बनाते थे। किससे मोहरे बनाते थे वो? चांदी, पत्थर, सोना, हीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे मोहरे बनाते थे? ऑप्शंस मैंने बता दिए, उत्तर क्या होगा? चलिए आप लोग उत्तर सोचिए, इससे पहले थोड़ा सी चीज़ बता दूं मैं। यहाँ पे मैंने लिखा है लोथल, ठीक है, और यहाँ लिखा है कालीबंगा, ठीक है। यहाँ जो है अग्निकुंड मिले हैं, दोनों स्थानों पर क्या मिले हैं? अग्निकुंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए छोटा सा फैक्ट था, क्या आपका क्वेश्चन बन जाए तो ज़रूरी समझा मैंने बताना, ठीक है। बाकी कंटेंट वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। सभी चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से टू द पॉइंट चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ सारी चीज़ें वापस से डिस्कस करना
पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय का अभाव है। टू द पॉइंट चीज़ें हमने करनी है, यहाँ पर MCQ कर रहे हैं हम, ठीक है। कंटेंट आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कंटेंट वीडियो जाके देखिए, वहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थरों से मोहर। किससे बनाते थे? पत्थरों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्थर, ठीक है जी। आगे चलेंगे। जस्ट वन सेकेंड। ओके, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, ठीक है। कहाँ से क्या आयात करते थे? क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, ठीक है। वो विभिन्न विभिन्न वस्तुओं का जो है आयात करते थे इधर से, ठीक है। कुछ चीज़ें अपने ही देश से अलग अलग राज्यों से मंगाते थे और कुछ चीज़ें विदेशों से भी आती थी हड़प्पा सभ्यता में, है ना। तो इसी से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, है ना। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हमसे तांबे का आयात पूछा गया है कि कहाँ से करते थे वो। ऑप्शन आपके पास ऑस्ट्रेलिया, कर्नाटक, ईरान और अफ़गानिस्तान, ये एक साथ हैं। और आखिरी ऑप्शन है राजस्थान और ओमान, ये एक साथ हैं, है ना। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका राजस्थान और ओमान, ठीक है। यहाँ से आयात करते थे हड़प्पा के लोग किस चीज़ का? तांबे का आयात करते थे। राजस्थान में भी अगर मैं एक स्थान की बात करूँ, खेतड़ी, ठीक है, ये तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और भारत की, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, भारत की सबसे बड़ी जो तांबे की खान है ना, वो यहीं पे देखने को मिलती है आपकी। मतलब प्रचुर मात्रा में एकदम तांबा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही फेमस स्थान है ये तांबे के लिए, तो ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप, इससे भी ये याद कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरी चीज़ें अगर मैं बात करूँ, यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक, यहाँ पर कर्नाटक ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो हड़प्पा के लोग हैं ना, कर्नाटक से सोना मंगाते थे। क्या मंगाते थे? सोना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ईरान और अफ़गानिस्तान दिया हुआ है। ईरान और अफ़गानिस्तान से ये टीन मंगाते थे हड़प्पा के लोग। क्या मंगाते थे? टीन, ठीक है। और राजस्थान और ओमान से उन्हें बता ही दिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से कुछ नहीं आता था भाई, ये ऐसे डाला गया ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए, और बहुमूल्य पत्थर आ जाए तो वो ईरान और अफ़गानिस्तान से भी आता था, ठीक, और गुजरात से भी आता था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, टू द पॉइंट, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको फिट कर लेते हैं थोड़ा सा। जी हाँ, जस्ट वन सेकेंड। ओके, चलिए, धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। यह स्थान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा है हमसे, जो धोलावीरा नामक स्थान है वो किस स्थान पर है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में भी डाला हुआ है, क्वेश्चन में ही एक्सप्लेनेशन मिल गया आपको, है ना, कि 3 भागों में बांटा गया है ना। और यहाँ क्या मिला है? हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है ना। क्वेश्चन देखिए किसी भी हिसाब से बन सकता है, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाटा एक क्वेश्चन में डालने का प्रयास किया गया है, ठीक है, कि एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारा डाटा जो है, फैक्ट जो है, एक साथ प्रोवाइड हो सके, ठीक है। क्योंकि देखिए कितने भी क्वेश्चन बना लिए जाए वो कम ही होते हैं, आप लोगों को खुद ही पता है ना। आप लोग भी एग्ज़ाम देते हैं और दे के भी आए हुए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है और एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम फैक्ट्स डालने का प्रयास किया गया है ना, ताकि एक ही बार में कई चीज़ें आपको याद हो जाएं। चलिए, धोलावीरा नगर किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन आपका गुजरात, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आपका राजस्थान और चौथा ऑप्शन आपका कर्नाटक। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, ये आपका गुजरात में, कहाँ पर है? गुजरात में, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ ही साथ एक और पूरा स्थल है लोथल। क्या है? लोथल, ये भी गुजरात में ही है, ठीक है। और यहाँ से जो है कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ये कीमती पत्थरों के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध था लोथल, ठीक है। तो धोलावीरा और लोथल ये दोनों ही पूरा स्थल कहाँ पर है? गुजरात में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, सेकेंड। ओके, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारणों में क्या शामिल है? अर्थात हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था तो उसके प्रमुख कारणों में क्या क्या शामिल था, ठीक है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नदियाँ सूख गई, दूसरा ऑप्शन है कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, तीसरा ऑप्शन है आपका जंगलों का विनाश हो गया और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी, यानी कि सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर आपके उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ
दो चीज़ें और बताऊं, जलवायु परिवर्तन के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का जो है समाप्ति की ओर बढ़ी। ठीक है, और भूमि का अत्यधिक उपयोग जो कि वर्तमान में हम लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, भूमि का अत्यधिक उपयोग, ठीक है, उपयोग, ये भी कारण रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के। ठीक है, इनके अलावा, ठीक, ये तो लिखे ही हुआ, नदियाँ सूख गई, कुछ इलाकों में बाढ़ भी आ गई, बिल्कुल सही है, जंगलों का विनाश हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, फिट कर ली इसको। ठीक है जी, नील नदी किस देश में बहती है? ठीक है, नील नदी आपको पता होगा। ठीक है, सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज्योग्राफी मैंने जो भूगोल की कक्षा थी उसमें मैंने आपको कराया हुआ है नील नदी के बारे में, अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ नदी के बारे में। ठीक है, ये सबसे बड़ी नदी है या सबसे लंबी नदी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी में क्या अंतर है वो भी बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। पहला ऑप्शन है आपका अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है मिस्र, तीसरा ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन आपका फ्रांस। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, नील नदी किस देश में बहती है? चलिए, इसका सही उत्तर है आपका मिस्र। किस देश में बहती है? मिस्र में बहती है। ठीक है, डायरेक्ट उत्तर हो गया इसका, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ठीक है, ऋग्वेद आपको पता है पुराने वेदों में सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंस इसकी जो है बढ़ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेदों में से एक है ये। ठीक है जी, चलिए पहला ऑप्शन है आपका 2500 वर्ष पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 500 वर्ष पूर्व, तीसरा ऑप्शन है आपका 1500 वर्ष पूर्व, चौथा ऑप्शन है आपका 3500 वर्ष पूर्व। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका 3500 वर्ष पूर्व। ठीक है जी, ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 अर्थात 3500 वर्ष पूर्व की गई थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अच्छा ऊपर एक फैक्ट और बता दूं, जो नील नदी हम पढ़ के आए ना, नील नदी के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर ना उस वहाँ के देश का पूरा लगभग आधे से ज़्यादा भाग जो है वो रेतीला है, रेगिस्तान है। ठीक है, जहाँ जहाँ नील नदी जा रही है वहाँ वहाँ थोड़ा सा ठीक है, और बाकी तो पूरा रेगिस्तान से भरा हुआ है वो। ठीक है जी, चलिए छोटा सा फैक्ट था। ठीक है, क्या पता कहाँ काम आ जाए, है ना, क्योंकि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी ना कभी काम आ ही जाता है। ठीक है, तो निरंतर प्रयासरत रहिए, ज़रूर कामयाब होंगे। चलिए अगला प्रश्न, सूक्त का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है अच्छी तरह से बोला गया, दूसरा ऑप्शन है भली भांति परिचित होना, तीसरा ऑप्शन है चित्रों की एक श्रेणी, चौथा ऑप्शन है आपका प्राकृतिक रूप से विद्यमान। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए लग रहा है आप लोगों को क्योंकि आपने कंटेंट वीडियो नहीं देखी है। सो प्लीज़ अगर आपने कंटेंट वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री ढूंढिए वहाँ। ठीक है, क्लासिक्स हिस्ट्री अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं सारे चैप्टर्स, टू द पॉइंट वो भी, है ना। चलिए फिलहाल सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अच्छी तरह से बोला गया सूक्त। ठीक है, जो ऋग्वेद है उसमें कितने सूक्त हैं मैंने बताए थे? जी हाँ, 1028 सूक्त बोल लीजिए या सूक्तियाँ बोल लीजिए या प्रार्थनाएं बोल लीजिए। ठीक है, 1028 हैं। ठीक है जी, चलिए ध्यान रखिएगा। और ये ऋग्वेद से ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कौन है गायत्री मंत्र के रचनाकार? ऑप्शन है आपके चंद्रदेव, अग्निदेव, विश्वामित्र, महर्षि वेदव्यास। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, गायत्री मंत्र के रचनाकार गला बैठ रहा है थोड़ा सा। चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका विश्वामित्र। कौन है गायत्री मंत्र के रचनाकार? विश्वामित्र। ठीक है, ध्यान रखना, कई लोगों को नहीं पता होगा, आज पता चल जाएगा। कोई नहीं, काफ़ी चीज़ें हम जीवन में पहली बार सीखते हैं और सीख लेते हैं तो आगे भी कई लोगों को सिखा देते हैं। ठीक है, आपसे ही ऐसे ज्ञान बढ़ता है भाई, एक दूसरे से ही। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, वेदों की संख्या कितनी है? कितनी है वेदों की संख्या?
सिंपल सा प्रश्न है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस आपके, सॉरी वेदांग पूछा है, वेद नहीं पूछा, वही मैं कह रहा हूँ। वेदांग। अब आप कंफ्यूज होंगे वेदांग क्या होता है ना, जिन लोगों को पता है वो तो, जिन लोगों ने संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ी है तो उनको पता होगा, है ना। चलिए फिलहाल ऑप्शन है आपके 3, 6, 2, 4। मैं दोबारा बता दूं, ये वेद नहीं है, ये वेदांग है। ठीक है, क्या है ये? वेदांग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेद नहीं है ये। आप बोल दोगे भाई 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, अथर्ववेद, सामवेद हो गए, नहीं वो नहीं है ये वेदांग है। ठीक है, वेदांग पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन मैंने दे दिया आपको 3, 6, 2, 4। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका 6। ठीक है, कितने वेदांग हैं? 6। कौन कौन से हैं? देखिए ध्यान से, यहाँ मैं बता देता हूँ। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक है, ये 6 वेदांग हैं। 1, 2, 3, एक सेकंड, इसको अलग कलर से लिख दूँ ना? जी हाँ, इसको अलग कलर से लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, अगर आपने कंटेंट वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ मैंने इसको याद करने की ट्रिक्स भी बताई हुई हैं, आप ज़रूर जाके देखिएगा। ठीक है, आपको ट्रिक मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करना एक साथ पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पे आपको 6 के 6 वेदांग बता दिए हैं, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? अब यहाँ आपसे पुराण पूछ लिए हैं भाई, पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, ऑप्शन से आपके 12, 16, 14, 18। कितनी है पुराणों की संख्या? जी हाँ, क्या है सही उत्तर? चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका 18। ठीक है, कितनी पुराणों की संख्या? 18। ठीक है, लेकिन जो हमें साहित्य प्राप्त हुए हैं वो लगभग शायद 5 या 6 हुए हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जिसमें जो सबसे पुराना है वो मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। अगर क्वेश्चन बन जाए सबसे पुराना पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। ठीक है, कंटेंट वीडियो में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, जाके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पुराणों की संख्या याद रखिएगा 18 है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा लंबा प्रश्न है, चलिए आराम आराम से देख लेते हैं इसको। वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन हैं देख लेते हैं। सबसे पहला कथन क्या रहा है इसमें? जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सबसे पहला कथन किया है इसमें, क्षत्रिय को यज्ञ करने का अधिकार था। ठीक है, और दूसरा कथन है इसमें, वैश्य को यज्ञ करने का अधिकार था। ठीक है, 2 कथन हो गए। और तीसरा कथन है आपका इधर, कह रहे हैं शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार था। ठीक है, तीनों कथन दिख गए आपको। ठीक, जस्ट 1 सेकेंड, इसको फिट कर दें। भाग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षत्रिय को यज्ञ करने का अधिकार था, वैश्य को यज्ञ करने का अधिकार था, शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार था। ये 3 कथन है आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सब ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है केवल कथन 1 सही है। दूसरा ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल कथन 2 सही है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी सही है। बताइए कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, अभी जिस हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है, इस प्रकार के कथनों के क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलते होंगे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इस हिसाब से प्रश्न दे दिया है आपको। ठीक है, थोड़ी सी डीप स्टडी की भी ज़रूरत है वर्तमान समय में हम लोगों को, है ना, तो उस हिसाब से हमें करना होगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर जो उत्तर है वो होगा आपका कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, यानी क्षत्रिय को यज्ञ करने का अधिकार था हमारी वर्ण व्यवस्था के अनुसार, और वैश्य को भी यज्ञ करने का अधिकार था हमारी वर्ण व्यवस्था के अनुसार, परंतु शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से कथन 1 और 2 सही है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ,
चलिए, चित्रित धूसर पात्र क्या है? चित्रित धूसर पात्र क्या है? ऑप्शन आपका पहला विशेष प्रकार के बर्तन, दूसरा ऑप्शन है विशेष प्रकार के पौधे, तीसरा ऑप्शन है विशेष प्रकार के औजार, चौथा ऑप्शन है विशेष प्रकार की पेंटिंग। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका विशेष प्रकार के बर्तन। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध थे और इस पर चित्रकारी भी मिली है हमें। ठीक है, इस पर पेंटिंग की हुई भी मिली है। ठीक है, विशेष प्रकार के ये बर्तन थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, जस्ट 1 सेकेंड, ग्रीन लेते हैं ना। चलिए, प्रायः उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था? क्या कहा जाता था? भाग। ठीक है, कर के रूप में मतलब कितना हिस्सा देना पड़ता था लोगों को, है ना। 1/7वां हिस्सा, 1/5वां हिस्सा, 1/6वां हिस्सा, 1/3 हिस्सा। ठीक है, कौन सा हिस्सा देना पड़ता था लोगों को कर के रूप में उपज का? क्या है सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ से एग्जाम में देखो प्रश्न बना हुआ है, इसका सही उत्तर है 1/6वां हिस्सा। ठीक है, कंटेंट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसको। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, टू द पॉइंट ही चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे हम, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ठीक है जी, चलिए, अगला प्रश्न। मगध की राजधानी राजगृह थी जो कि कई सालों तक राजधानी बनी रही। राजगृह नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है ये। ठीक है, आज के समय में इसको राजगीर के नाम से जाना जाता है। कई लोगों को पता चल गया होगा अब किस राज्य में स्थित है ये। ठीक है, चलिए, ऑप्शन आपके उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बिहार। ठीक है जी, ये बिहार में स्थित है राजगृह नामक स्थान। ये मगध की राजधानी रहा है और काफ़ी समय तक रहा है। और इसके पश्चात जो राजधानी बनी है मगध की, ठीक है, मगध महाजनपद की, वो बनी है आपकी पाटलिपुत्र। ठीक है, ठीक है जी, इसके बाद राजगृह के बाद, ठीक है, जिसे वर्तमान का पटना आप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, आप कंटेंट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सभी प्रश्नों को समावेशित करना एक वीडियो में नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आप भी जानते हैं, पूरे कंटेंट को समावेशित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जितना हो सका उतना हमने इस सीरीज़ में समावेशित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो मैं ज़रूर बोलूँगा, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंटेंट वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आप MCQ सॉल्व कीजिएगा। इससे आपका रिवाइज होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शंस पाटलिपुत्र, राजगृह, उज्जैन, वैशाली। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? वज्जी महाजनपद की राजधानी पूछी गई है आपसे। चलिए, इसका सही उत्तर है वैशाली। ठीक है, चलिए, इसी के साथ ये भी बता दीजिए वैशाली नामक स्थान कहाँ पे है? जी हाँ, बिल्कुल बिहार में ही है। कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न। दीघ निकाय ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है दीघ निकाय? पहला ऑप्शन बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन पारसी धर्म, तीसरा ऑप्शन जैन धर्म, चौथा ऑप्शन ईसाई धर्म। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, दीघ निकाय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, दीघ निकाय ग्रंथ जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म। ठीक है जी, आगे चलेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें देखते चलेंगे हम। ठीक है, चलिए, जस्ट 1 सेकेंड, क्वेश्चन भागने लगता है ना, फिट नहीं होता जल्दी से। चलिए, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे डैश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने, ध्यान रखना है एथेंस के लोगों ने, ठीक है, एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस एकेश्वरवाद, शाही तंत्र, प्रजातंत्र, साम्राज्यवाद। क्या सही उत्तर?
जी हाँ। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका प्रजातंत्र अर्थात लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना यहीं हो गई थी। आप सोच सकते हैं 2500 साल पहले, 2500 साल पहले एथेंस के लोगों में। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है ना। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ मैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छे से देखिएगा। जी हाँ, ये ठीक है। चलिए बताइए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस, शारंगधर, सिद्धार्थ, महावीर, गुरु गोविंद सिंह। क्या है सही उत्तर? जी हाँ। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका सिद्धार्थ। ठीक है, और आपको पता होगा सिद्धार्थ ही आगे जा करके जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके पश्चात वो महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित थे? ये है आपका अगला प्रश्न। महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित थे? ऑप्शन है आपके भर्ग, लिच्छवी, कोलीय, शाक्य। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, महात्मा बुद्ध। गण होता है देखिए संघ, ठीक है, वंश बोल लीजिए आप, ठीक है, या संघ बोल लीजिए। ठीक है, चलिए, इसका सही उत्तर है आपका शाक्य। ठीक है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बना है यहाँ से। महात्मा बुद्ध जो है वो शाक्य गण से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम हो जाए, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ठीक है, कहीं भी पूछा जा रहा है वहाँ के लिए ये सीरीज़ बहुत ही लाभदायक होने वाली है। ठीक है, देखिए करंट अफेयर तो बहुत कम आता है, ठीक है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह। ठीक है, लेकिन जो स्टैटिक जेके है वो ऐसा पार्ट है जिसको आपने एक बार याद कर लिया, ट्रिक बैठा ली, तो वो जीवन भर आपके काम आता है। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती। ठीक है, वो हमेशा वैसी ही रहेगी। ठीक, अगर महात्मा बुद्ध जो हैं शाक्य गण से संबंधित थे तो वो शाक्य गण से ही संबंधित रहेंगे, अलग गण से नहीं हो जाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए, आशा है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और इस चीज़ की इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे भविष्य में, ऐसी पूरी आशा है। चलिए, फिलहाल ऑप्शन देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई। ऑप्शन है पहला आपका बोध गया, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है सारनाथ और चौथा है वाराणसी। क्या है सही उत्तर? ज्ञान की प्राप्ति, जी हाँ, क्या है सही उत्तर? चलिए, इसका सही उत्तर है आपका बोध गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बोध गया में हुई थी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि महात्मा बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे, मतलब किस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या की थी उन्होंने। वो कौन सा पेड़ था? आम का था, नीम का था, पीपल का था? किसका पेड़ था वो जिसके नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या की थी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कंटेंट वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिलहाल इसका आंसर है बोध गया। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है आपके उज्जैन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है भागलपुर, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ, चौथा ऑप्शन है बोध गया। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सारनाथ। क्या है? सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपना, जो महात्मा बुद्ध हैं, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, ये सारनाथ जो है ये वाराणसी के निकट पड़ेगा। ठीक है, जो लोग वाराणसी के आसपास रहते हैं उनको पता होगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें। जस्ट 1 सेकेंड, क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा, लेकिन इजी है, डरिएगा मत। पता है आप लोग नहीं डरते हैं, निडर हैं। चलिए, आगे चलेंगे। किसने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा एवं लालसाओं के कारण ही होता है? किसने कहा ये? ठीक है, इस तरह से कथन बोल सकते हैं आप। ऑप्शन से आपके स्वामी विवेकानंद,
महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, आचार्य रामकृष्ण। क्या है सही उत्तर? वाकई में ये जो विश्व है वो दुखों से और कष्टों से भरा हुआ है। बिल्कुल सही बात बोली है जिसने भी बोली है, ठीक है। और ऐसा हमारी इच्छाओं के और लालसाओं के कारण होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। एक इच्छा आपकी आज समाप्त हुई, कल फिर से उसने नई इच्छा ने जन्म ले लिया, ठीक है। तो कहते हैं संयम रखिए, सब्र रखिए, है ना। जितना है उसमें खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और मैं ये नहीं कहता उसी में ही आप एडजस्ट कीजिए। मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप आगे निरंतर प्रयासरत रहिए और अच्छे के लिए, ठीक है। लेकिन आप वर्तमान को भूल करके ये सब मत कीजिए। वर्तमान में जीजिए आप, है ना। वर्तमान में जीते हुए आगे के लिए प्रयासरत रहिए, ठीक है। वर्तमान में प्रसन्न रहते हुए आगे के लिए काम कीजिए आप। ये नहीं कि भविष्य की चिंता को लेकर के आप अपना वर्तमान जीवन भी खराब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, फिलहाल कुछ ज़्यादा ही लेक्चर हो गया ना चलिए, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वो होने वाला है आपका महात्मा बुद्ध, ठीक है। इन्होंने ये शिक्षा दी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने ये कहा था यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा एवं लालसाओं के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। देखिए, कभी कभी हंसी मजाक ज़रूरी होता है, ठीक है। जीवन है, जीवन में हंसी मजाक बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियों में से एक सांख्य दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? हमने 6 दर्शन अच्छे से पढ़े थे और सबके संस्थापकों के नाम भी मैंने आपको बताए थे। आशा है आपको याद होगा, ठीक है। नहीं याद है, कंटेंट वीडियो नहीं देखिए तो ज़रूर जाके देखिए, ठीक। यहाँ पे सांख्य दर्शन के संस्थापक पूछे गए हैं आपसे। ऑप्शन से आपके गौतम, व्यास, पतंजलि, कपिल। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका कपिल। कपिल मुनि भी कहीं कहीं लिखा आता है, ठीक है, या आचार्य कपिल करके भी लिखा आ सकता है, तो आपको कपिल याद रखना है, ठीक है। ये कॉमेडी नाइट्स विद कपिल वाले कपिल नहीं है, ये भी याद रखना है, ठीक है। लेकिन आप याद कर सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं, सांख्य यानी संख्या, ठीक है। कपिल में संख्या 1 है, ठीक है, कपिल एक ही है ना, इस हिसाब से आप ट्रिक लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत बैठा सकते हैं, ठीक है। वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। बाकियों के भी मैंने बताए हुए हैं, किसने कौन सा दर्शन दिया हुआ है, आप कंटेंट वीडियो में जाके ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समय का अभाव है, सभी को यहाँ पे बताना जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप कंटेंट वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका गुरु के समीप बैठना, दूसरा ऑप्शन है बिना दक्षिणा दिए गुरु से शिक्षा लेना, तीसरा ऑप्शन है गुरु के ऊपर बैठना, चौथा ऑप्शन है आपका गुरु द्वारा अपने शिष्य की परीक्षा लेना। क्या है सही उत्तर? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ पूछा है आपसे। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा आपका गुरु के समीप बैठना, ठीक है। उपनिषद अर्थात गुरु के समीप बैठना, शाब्दिक अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सत्यकाम जाबाल, क्या नाम है? सत्यकाम जाबाल, जो कि एक निर्धन व्यक्ति थे, इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, ये बहुत ही निर्धन व्यक्ति थे, ठीक है, इतिहास में, लेकिन इन्होंने प्रसिद्धि किस लिए हासिल की थी, ये आपका प्रश्न है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी के विनाश हेतु, ऋषियों के गुणगान हेतु, सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा हेतु, या फिर ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। क्या है सही उत्तर? सत्यकाम जाबाल, जी हाँ। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होगा सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा हेतु, ठीक है। ये निर्धन तो थे, लेकिन इनके अंदर सत्य जानने की इतनी तीव्र जिज्ञासा थी, बहुत तीव्र जिज्ञासा थी, ये सत्य को जानने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, ठीक है। इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध हुए अपने समय में और एक महान दार्शनिक बने ये आगे जा कर के, ठीक है जी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, हम निर्धन हैं, ठीक है, ये होता तो हम ये कर लेते, ये होता तो हम ये कर लेते, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? जी हाँ, ऑप्शन से आपके पहला ऑप्शन आचार्य विश्वनाथ, दूसरा ऑप्शन पाणिनि, तीसरा ऑप्शन भरत मुनि, चौथा ऑप्शन अभिनव गुप्त। क्या है सही उत्तर? चलिए आप सही उत्तर बताइए, सोचिए, तब तक मैं बता दूं। आचार्य भरत मुनि बहुत प्रसिद्ध हैं अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ को लेकर के। जस्ट वन सेकेंड, नाट्य शास्त्र, ठीक है, इनका ये ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में इन्होंने अपना रस सिद्धांत दिया है, ठीक है, और रस सिद्धांत दिया है और इन्होंने रस की डेफिनेशन भी बताई है,
संस्कृत का पूरा श्लोक है, विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस रस निष्पत्ति। ठीक है, पूरा लिखना यहाँ पे संभव नहीं है, मैंने बोल के बता दिया, ये इन्हीं की परिभाषा है ना। विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ठीक है जी, चलिए। फिलहाल अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार वो हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भरत मुनि का एक ग्रंथ मैंने बता दिया, नाट्यशास्त्र। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में है। हाँ, हिंदी साहित्य से याद आया, हिंदी साहित्य की कक्षाएं भी आपकी चलेंगी भविष्य में, जल्दी उसको भी चलाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, ठीक है, एस्पिरेंट्स हैं, वो भी चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, भविष्य में आपको हिंदी साहित्य की कक्षाएं भी इस पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए। बहरहाल अगला प्रश्न देखेंगे हम। भगवान महावीर जैन धर्म के डैश तीर्थंकर थे। जो भगवान महावीर थे वो जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका 23वें, दूसरा ऑप्शन है, ये 23वें 2 बार हो गया भाई, क्यों? इसको 22वें कर लीजिए आप, कोई बात नहीं, इतना तो आपको पता चल गया होगा, 23वें तो उत्तर है ही नहीं, 2 ऑप्शन दे दिए है ना, कोई बात नहीं। चलिए, अगला ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है 25वें और चौथा ऑप्शन है 24वें। फिर भी हमारे पास 2 ऑप्शन हैं आपको घुमाने के लिए। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर है आपका 24वें। ठीक है, भगवान महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, जैन धर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, अगला प्रश्न देख लेंगे, इसको फिट कर लेते हैं पहले, काफ़ी लंबा है, इतना लंबा नहीं है लेकिन है। चलिए, ओके, डन। वर्धमान महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से संबंधित थे। उन्होंने कितने वर्ष तक कठिन तपस्या की जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? ठीक है, यहाँ देखिए, आप क्वेश्चन में देखिए कितने फैक्ट डाले गए हैं, है ना। वो इसलिए डाले गए हैं ताकि आपको ना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी चीज़ें याद हो जाए, है ना। यहाँ क्वेश्चन देखिए, और यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बन जाता है वर्धमान महावीर जो है वो कौन से संघ से संबंधित थे? भाई वज्जी संघ। ठीक है, कौन से कुल से संबंधित थे? लिच्छवी कुल, है ना। क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोगों को, है ना। और कितने वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की, ये है आपका मेन क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है 12 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 10 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 8 वर्ष। कितने वर्ष तक तपस्या की इन्होंने? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर है 12 वर्ष। 12 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन भी इस तरीके से बनाए गए हैं ना कि क्वेश्चन के साथ ही आपको कई चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत लगी है इन प्रश्नों की चुनना सीरीज़ के पीछे, है ना। और आशा है ये लाभदायक होगी भविष्य में। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान आ रहा है ज़रूर लाभदायक होगी। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। वर्धमान महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है वैदिक संस्कृत, तीसरा है प्राकृत, चौथा है पाली। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका प्राकृत। ठीक है, उस समय प्राकृत भाषा जो है वो आमजन की भाषा थी, इसलिए वर्धमान महावीर ने उस भाषा में शिक्षा दी ताकि आमजन तक उनकी शिक्षाएं बड़ी ही सरलता से पहुंच सकें और लोग उन्हें समझ सकें। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। वल्लभी नामक स्थान जो कि गुजरात में स्थित है किस धर्म से संबंधित है? यहाँ भी देखिए, एक चीज़ दो चीज़ें एक साथ दो चीज़ें आपको पता चल रही हैं, है ना। वल्लभी नामक स्थान जो कि गुजरात में, पहले बता दिया गुजरात में, है ना। अब किस धर्म से संबंधित है ये बताना है आपको। ईसाई धर्म पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन बौद्ध धर्म, चौथा ऑप्शन पारसी धर्म। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, सही उत्तर है इसका जैन धर्म। ठीक है, वल्लभी नामक स्थान जो कि गुजरात में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, आखिरी के 3 प्रश्न रह गए हैं हमारे। ठीक है, चलते चलते आ गए हम यहाँ पे, समय का पता नहीं चला। विनय पिटक जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है, इसके अंतर्गत किसका वर्णन है? पहला ऑप्शन सामान्य जन के लिए नियम, दूसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन जैन भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम, चौथा ऑप्शन बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस धर्म से संबंधित है। विनय पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जस्ट 1 सेकेंड, क्वेश्चन ही गायब हो गया। ठीक है, आ गया। अरे थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक है,
विनय पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, पहली चीज़ याद रखिएगा। किससे? बौद्ध धर्म। ठीक है, अब बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम। ठीक है, कि कौन कौन जो है बौद्ध धर्म में आकर के सम्मिलित हो सकता है, बौद्ध धर्म को अपना सकता है, सभी नियम जो हैं वो विनय पिटक में आपको देखने को मिल जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, जस्ट वन सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से विजुअल हो जाए आप लोगों को। ठीक है, विहार क्या है? ये बिहार नहीं लिखा भाई, विहार है, वाह से वक। ठीक है, पहला ऑप्शन है शरण स्थल, दूसरा है जन्म स्थल, तीसरा है मृत्यु स्थल, चौथा है नदी भ्रमण की एक परंपरा। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका शरण स्थल। क्या है? शरण स्थल। देखिए, जब जो बौद्ध भिक्षु होते थे ना, वो समय समय पर आपको पता है भिक्षा के लिए और ज्ञान के प्रसार के लिए समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। लेकिन जब वर्षा ऋतु आती थी ना, वर्षा ऋतु है ना, जब बारिश होती थी, तो उनको एक ठहरने के लिए स्थान चाहिए होता था, क्योंकि आपको पता है भाई बरसात में नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पॉसिबल, आसान नहीं होता है। ठीक है, वर्तमान संदर्भ में भी आप देख सकते हैं, इतनी बारिश हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कितनी मुसीबत का काम होता है। ठीक है, तो उस समय में भी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ना, उन्होंने ऐसे संस्थानों का निर्माण किया, ऐसे स्थलों का निर्माण किया जिसे विहार कहा गया। ठीक है, जहाँ पर विश्राम किया जा सके रुक करके। ठीक है, और यही थे ये शरण स्थल, जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु है वो शरण लेते थे, वहाँ पे रुकते थे, विश्राम करते थे और रहते थे, और वर्षा ऋतु के गमन का इंतजार करते थे, वर्षा ऋतु जाए कि हम फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करें। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको वीडियो में भी मिल जाएगा। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, आखिरी प्रश्न। किस धर्म की एक नई धारा महायान का कालांतर में विकास हुआ? देखिए, इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है, जो महायान धारा है वो किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी लेवल घुमा सकता है, किसी भी तरीके से एग्जामिनर, तो हमेशा हमें तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है हर किसी तरीके के लिए, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे डाले गए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका जैन धर्म, दूसरा है पारसी धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म, चौथा है सिख धर्म। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, महायान। चलिए, बौद्ध धर्म बिल्कुल सही उत्तर है इसका। क्या है? बौद्ध धर्म। ठीक है, हीनयान और महायान दो शाखाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म से विकसित हुई हैं। यहाँ पर केवल महायान दिया गया है, मैंने आपको हीनयान भी बता दिया है। ठीक है, ये भी बौद्ध धर्म की एक दूसरी शाखा है। ठीक है जी, चलिए, आशा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और ये था हमारा हिस्ट्री का NCERT बेस्ड क्लास 6 का। यहाँ पे क्लास 6 की हिस्ट्री हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 10 के 10 चैप्टर्स आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, MCQ बेस्ड सीरीज़ थी, ये हमारी सेट 1 था पहला। ठीक है, इसके पश्चात आपको जल्दी सेट 2 देखने को मिलेगा, बाकी के प्रश्न। ठीक है, लगभग हमने 5 से 6 चैप्टर इसमें कवर कर लिए हैं, और अगले 5 से 6 चैप्टर जो भी हैं वो अगली वीडियो में आपको कवर अप करके प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि आपके बहुत कम होते हैं। आप वीडियोस तो देख लेंगे, लेकिन एक लाइक का बटन दबाने में पता नहीं क्यों इतना समय लगता है या कुछ चला जाता है ना। चलिए, जो भी हो, फिलहाल पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो मत लाइक कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक ही करें, पसंद आए तभी लाइक करिए, वरना मत कीजिए। ठीक है, चलिए, सभी को धन्यवाद, मिलते हैं। घर में रहिए, खुश रहिए, अच्छे रहिए, प्रसन्न रहिए। ठीक है, धन्यवाद।